सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त हो गया है देखने का देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें अगले 1 घंटे तक लगातार। इस बुलेटिन में आप देखेंगे वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज और वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज के साथ साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर। तो आइए करते हैं शुरुआत। अफगानिस्तान में तालिबान और सेना के बीच टकराव जारी है। अफगानी सेना ने दावा किया है कि उसने तालिबान के कब्जे से 24 जिले छुड़ा लिए हैं। दावा है कि करीब 1000 तालिबानी आतंकियों को भी ढेर कर दिया गया है। दूसरी तरफ तालिबान ने भी लगातार कब्जे का विस्तार करते हुए पाकिस्तान अफगान सीमा पर अपना झंडा फहरा दिया है। अफगानिस्तानी आर्मी के टैंक और मिलिट्री हेलीकॉप्टर को भी कब्जे में ले लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से लेकर अब तक तालिबान करीब 4000 अफगानियों को मौत के घाट उतार चुका है। हम आपको इस रिपोर्ट में आइए बताते हैं कि किस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान को नरकिस्तान में तब्दील कर दिया है। बंदूक है, बारूद है, विध्वंस है, मौत है, मातम है, कब्जा है और आसमान में लहरता खौफ का झंडा है। तालिबानियों के तांडव के बीच आज की तारीख में यही अफगानियों का दुर्भाग्य है। नरकिस्तान में तब्दील हो चुके अफगानिस्तान का यही खौफनाक सच है जिसे हर क्षण एक अफगानी जी रहा है। अफगानिस्तान को मुट्ठी में करने की हसरत पालने वाला तालिबान क्रूरता की पराकाष्ठा पर तांडव कर रहा है, अत्याचार की अति पार कर चुका है। 200 से ज्यादा जिलों पर अवैध आधिपत्य जमा चुके दहशतगर्द बेहिसाब गोलियां दागकर काबुल की देहरी पर बर्बरता की लकीर खींचने के लिए कसमसा रहे हैं। सरकार भी प्रतिकार के लिए तैयार है। जमीन से लेकर आसमान तक आर्मी भी तालिबानियों को छत विछत करने में जुटी है। लेकिन रक्त बीज की मानिंद बढ़ने वाले तालिबानी और ज्यादा ताकत के साथ काबुल के सरकारी किले की ओर बढ़ते जा रहे हैं। सरकार के लिए हर रोज चुनौतियां खड़ी करते जा रहे हैं। अनकंट्रोल तालिबान अफगानिस्तान को बनाया नरकिस्तान। टैंक हेलीकॉप्टर पर कब्जा, अफगान सैनिकों को बंधक बनाया। जिधर देखो उधर फसाद, तालिबान का सबसे खूनी जिहाद। 1000 अफगानियों की डेड बॉडी दहशतगर्दों ने पहाड़ पर फेंक दी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पूर्वी अफगानिस्तान पर कब्जा कर किस तरह तालिबान कत्लेआम कर रहा है ये बताएंगे, मगर उससे पहले विध्वंसक बारूदी टकराव की तस्वीर देखते चलिए। एक ओर तालिबानी है तो दूसरी ओर बंदूक से बारूद बरसाते वो अफगानी सैनिक जो अमेरिका की पाठशाला में दीक्षित हुए। आगे बढ़ते जा रहे तालिबानियों को रोकने के लिए बंदूकधारी पठान सीना तान कर खड़े हैं। आतंकियों को मटियामेट करने की प्रतिबद्धता के साथ गोलियां दाग रहे हैं। अफगानिस्तान की सेना लड़ रही है, लेकिन तालिबान ज्यादा आक्रामक है। वो लगातार अफगानी हथियार लूट रहे हैं। ये टैंक अफगानिस्तान सेना का था, लेकिन इस पर अब कब्जा तालिबानियों का है। तालिबान के लड़ाकों ने सेना के जवानों को मारकर इस टैंक पर कब्जा कर लिया है। सिर्फ टैंक ही नहीं, यह मिलिट्री हेलीकॉप्टर भी अब तालिबान के कब्जे में ही है। यह भी अफगानी सेना का था। अमेरिकी सेना से ट्रेंड होने के बाद अफगानी लड़ाके इससे तालिबानियों के अड्डों पर बारूद बरसाते थे। लेकिन स्पिन बोल्डक में तालिबानियों ने कब्जा किया और वो अब इसे ट्रक की तरह सड़क पर दौड़ा रहे हैं। हथियार लूटकर अफगान आर्मी के जवानों की हत्या कर रहे हैं, उन्हें सरेंडर के लिए मजबूर कर रहे हैं। खूनी भिड़ंत के बाद शेबरगन शहर में तालिबानियों ने आर्मी के 13 जवानों को पकड़ लिया। फिलहाल ये सैनिक तालिबानियों के कब्जे में हैं। ये तस्वीर खोस्त प्रांत के मूसा खेल जिले की है। ये अब पूरी तरह से तालिबान के अधीन हो चुका है। इन पहाड़ियों के जर्रे जर्रे पर बंदूकधारी तालिबानों की हुकूमत हो चुकी है। ईरान और अफगानिस्तान के सरहदी शहरों पर तालिबान का कब्जा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के पास भी तालिबान अपना आधिपत्य बढ़ा चुका है। पाकिस्तानी पताके के साथ लहराता ये सफेद झंडा स्पिन बोल्डक इलाके में आतंकियों की दखल का सबूत है। मारकाट मचाने वाले तालिबानियों ने अफगानिस्तान को कब्जाने के लिए अप्रैल से लेकर अब तक करीब 4000 अफगानियों की हत्या की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक अफगान मिलिट्री के 1000 से ज्यादा जवानों को मार दिया गया है।
तालिबान के तांडव की वजह से अब तक 3000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। शहर शहर कत्लेआम मचाकर तालिबानी अपना कब्जा बढ़ाते जा रहे हैं। लोकतंत्र की अवधारणा को ध्वस्त कर बचे हुए अवशेष पर अपना सफेद झंडा गाड़ते जा रहे हैं। अफगानिस्तान में हालात ये हो गए हैं कि तालिबान ने ज्यादातर रणनीतिक और कारोबारी लिहाज से जो महत्वपूर्ण इलाके हैं वहां पर अपना कब्जा जमा लिया है। खबरें ये सामने आ रही हैं कि तालिबान ने व्यापार के लिहाज से महत्वपूर्ण 7 बड़े और छोटे रास्तों पर अपना पूरी तरह से नियंत्रण कायम कर लिया है। ये रास्ते हेरात, फरहा, कंधार, कुंडूज, ताखर और बादाख्शान राज्यों से गुजरते हैं। यहां से गुजरने वाले रास्तों से $2.9 अरब का सालाना आयात निर्यात होता है। यह व्यापार मार्ग पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच है। जानकारों की माने तो तालिबान ने अपना ध्यान अफगान सरकार के संसाधनों के स्रोतों को जाम करने पर टिका रखा है। वो उसके लिए ऊर्जा और यहां तक कि खाद्य पदार्थों की सप्लाई को बाधित कर देना चाहता है। यह सिर्फ तस्वीर नहीं है, यह सरकार पर तालिबान का नया आघात है। तालिबानियों ने काबुल और काबुल जैसे बड़े शहरों में ईंधन सप्लाई को बाधित कर दिया है। जाहिर है कि मुश्किलें अभी और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। जानकारों का कहना है कि अगर तालिबान ने रणनीतिक महत्व की सप्लाई लाइन जाम कर दी और सीमाई इलाकों पर काबिज हो गया तो फिर गनी सरकार उसके सामने टिक नहीं पाएगी। लेकिन डराने वाली बात यह है कि इस समय अफगानिस्तान में तालिबान काफी मजबूत है। अफगानिस्तान लगभग $2.24 अरब का सोना, फल, पशुओं की त्वचा और ड्राई फ्रूट का सालाना निर्यात करता है। यह सारा व्यापार चीन, ईरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान से लगी सीमाओं के जरिए होता है। अफगानिस्तान से सबसे ज्यादा $1 अरब का निर्यात संयुक्त अरब अमीरात को होता है। इस पर कब्जा करना तालिबान का मकसद है, तो तालिबानियों को यहां तक पहुंचने से रोकने के लिए अफगानिस्तान की सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अफगान सेना भी तालिबानियों की लाशें गिरा रही है। अफगान एयरफोर्स की तालिबानी आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई। नांगरहार, गजनी, कंधार, फरियाब, हेलमंद में बड़ी कार्रवाई की गई। अफगान एयरफोर्स की स्ट्राइक में दर्जनों गाड़ियां, हथियार नष्ट हो गए। पिछले 24 घंटे में एयर स्ट्राइक में तालिबान के 233 आतंकी मारे गए और 88 जख्मी हुए हैं। सूत्र बताते हैं कि कपीसा में एयर स्ट्राइक की वजह से 18 नागरिकों की भी मौत हुई है। सेना ने तालिबान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अफगान मिलिट्री के प्रवक्ता के मुताबिक 244 ऑपरेशन तालिबान के खिलाफ किए गए और 967 तालिबानी आतंकवादियों को ढेर किया गया है। अफगानी सेना के मुताबिक ऑपरेशन में मारे गए 967 आतंकियों में कई तालिबानी कमांडर भी शामिल हैं। मारे गए आतंकवादियों में तालिबान के 3 डिविजनल कमांडर भी शामिल हैं। अफगान सेना ने दावा किया है कि तालिबान के कब्जे से 24 जिले छुड़ा लिए गए हैं। अफगान सेना ने तालिबानी आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा अभियान और तेज कर दिया है। हालांकि तालिबान का प्रहार भी जारी है। अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा करने की हसरत के साथ मारकाट मचाते हुए तालिबान आगे बढ़ रहा है और इसी नर्क में अफगानी जी रहे हैं और यही अफगानिस्तान का आज की तारीख में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पाकिस्तान और भारत की अदावत के मैदान को अफगानिस्तान की जमीन पर विस्तार मिल गया है। LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर से दूर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और तालिबान के गॉडफादर ISI ने हिंदुस्तान के खिलाफ जो साजिश रची है वो सन्न कर देने वाली है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में भारतीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए तालिबान को आदेश जारी कर दिए हैं। अब भारत का अरबों डॉलर का निवेश पाकिस्तान से अदावत की भेंट चढ़ने का खतरा है, लेकिन इसकी भरपाई भविष्य में पाकिस्तान ही करेगा। कैसे, उसका पूरा विस्तार इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान के अस्तित्व से अंकुरित हुआ दुश्मनी का बीज आतंक परस्त मुल्क ने आतंक के लहू से सींच कर एक घने दरख्त में बदल दिया। आतंक के इस वटवृक्ष की शाखाओं से फूटी जड़ों का विस्तार इस कदर हुआ कि अब दुनिया का एक मुल्क दहशत के इसी दावानल में भस्म होता जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की लगाई इस आग में हिंदुस्तान से अदावत की खुन्नस ना हो, ये कैसे हो सकता है? आशंका के मुताबिक तबाही के मुहाने पर खड़े अफगानिस्तान में पाकिस्तानी टेरर फंडिंग से पले तालिबान के लिए जो आदेश आए हैं, जिसमें तालिबान को हिंदुस्तान की हर उस निशानी को मिटाने के लिए कहा गया है जो लोकतांत्रिक धारा को मजबूत करते हुए आधुनिक जगत से अफगानिस्तान का परिचय कराती है। खबर पुख्ता है और आशंका बिल्कुल सटीक बैठती है। जिस पाकिस्तान ने अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तालिबान को हथियार मुहैया कराए, जिस तालिबान को चीन के इशारे पर अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज करने के लिए अमेरिका से उसका समझौता कराया, जिस तालिबान का कब्जा मुल्क पर कराने के लिए अमेरिका को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए राजी कराया,
उसी पाकिस्तान ने तालिबान लड़ाकों के लिए एक ऐसा आदेश जारी किया जिससे न सिर्फ हिंदुस्तान की निशानियां मिटेंगी बल्कि अफगानिस्तान उसी दहशती वक्त में लौटेगा जो 2 दशक पीछे है। लेकिन कैसे, विस्तार देखिए। अफगानिस्तान में तालिबान को आईएसआई मदद दे रही है। कब्जे के लिए तालिबान को बारूद भी आईएसआई दे रही है। अफगानिस्तान पर इमेजरी सर्विलांस भी आईएसआई का है। तालिबान के काबुल कूच का मैप भी आईएसआई ने बनाया है। इसलिए पाकिस्तान जैसे चाहे वैसे तालिबान को अफगानिस्तान में ऑपरेट कर सकता है और इसका फायदा अब पाकिस्तानी हुकूमत हिंदुस्तान से अदावत के मुहाने पर उठा रही है। सबसे बड़ा खुलासा यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के टारगेट पर भारत की परियोजनाएं हैं जिस पर भारत ने अफगानिस्तान के विकास के लिए निवेश किया था। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान तालिबान को इन परियोजनाओं का फायदा उठाने नहीं देना चाहता, बल्कि वो चाहता है कि ये तमाम परियोजनाएं बर्बाद कर दी जाएं। आईएसआई ने तालिबान को भारतीय प्रोजेक्ट पर निर्देश दिए। पाकिस्तान ने इन प्रोजेक्ट्स को तबाह करने के आदेश दिए। प्रोजेक्ट्स तबाही के एवज में आईएसआई ने मदद की डील कर ली। इस डील के तहत तालिबान अफगानिस्तान के अंदर भारत के सभी प्रोजेक्ट को नष्ट करेगा, जिसके एवज में पाकिस्तान के दहशतगर्द तालिबान की मदद के लिए अफगानिस्तान पहुंचेंगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय प्रोजेक्ट को नष्ट करने से जुड़ा खुलासा खुद अफगानिस्तान के सरकारी सूत्रों ने किया है, जिन्होंने अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर यह बात कही है कि आईएसआई ने अशरफ गनी सरकार से लड़ने के लिए अपने 10,000 से ज्यादा आतंकी अफगानिस्तान भी भेजे हैं। अब पाकिस्तान की हरकत से किस तरह हो रहा है भारत को नुकसान, ये भी जानिए। अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में भारत का बड़ा निवेश है। छोटे बड़े करीब 500 प्रोजेक्ट्स में ज्यादातर कंप्लीट थे। इन सभी प्रोजेक्ट्स पर भारत के अरबों डॉलर लगे हुए हैं और अब पाकिस्तान के प्लान के तहत यही अरबों डॉलर पानी में डूब सकते हैं, क्योंकि शरिया कानून से देश चलाने वाले तालिबान को इन परियोजनाओं के जरिए मुल्क के विकास की इजाजत नहीं है। और ये पाठ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने तालिबानी लड़ाकों को पढ़ाया है, जबकि भारत ने इतना बड़ा निवेश अफगानिस्तान में कर रखा है जिससे एक मुल्क की तकदीर चमक सकती है। अफगानिस्तान में भारत के अहम प्रोजेक्ट्स में चाबहार पोर्ट से देलारम तक सड़क परियोजना है। 42 मेगावाट बिजली बनाने वाला सलमा डैम है। भारत ने काबुल में संसद भवन भी बनाया है। स्कूल, अस्पताल, हवाई अड्डे भी भारत ने बनवाए हैं। यानी अफगानिस्तान के विकास में भारत ने सबसे ज्यादा योगदान दिया है। और अब पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान उन सभी विकास कार्यों को तबाह कर दे जिसे भारत ने अफगानिस्तान को बतौर दोस्त तोहफे में दिया है। लेकिन यकीन मानिए, पाकिस्तान को एक मुल्क को तबाह करने की और हिंदुस्तान की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। क्योंकि भारतीय एजेंसियों की नजर अफगानिस्तान पर बनी हुई है और जहां मौका मिलेगा हिंदुस्तान वहां पाकिस्तान से हिमाकत का बदला जरूर लेगा। यह मुमकिन है कि तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में ही ज्वाला उठे और पाकिस्तान उसमें सुलगने लगे। ये संभावना ज्यादा इसलिए है क्योंकि भारत ने आम लोगों की जरूरत के हिसाब से मानवता के नाते प्रोजेक्ट शुरू किए थे, जैसे काबुल शहर को पीने के पानी के लिए शहतूत बांध परियोजना का ऐलान। वो भी पाकिस्तान की वजह से ठंडे वस्ते में चली गई। इसके अलावा स्पिन बोल्डक सीमावर्ती जिले में तालिबान पर हमले के खिलाफ भी पाकिस्तान ने चेतावनी जारी की है, जो सीधे तौर पर बता रहा है कि तालिबान का गॉडफादर पाकिस्तान दुश्मनी के मोर्चे पर अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर रहा है और इसका खामियाजा उसे भुगतना होगा, जिसके संकेत भी मिल गए हैं। मौजूदा अफगान सरकार पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी है। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति सालेह पाकिस्तान पर हमलावर हैं। दावे के तहत पाकिस्तान तालिबान की छवि चमका रहा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स तालिबान को मदद पहुंचा रही है और अमेरिका के हाथ पीछे खींचने के कारण अफगानिस्तानी फोर्स कमजोर पड़ती दिख रही है। यही वजह है कि एक तरफ अफगानिस्तान में भारत के निवेश को डुबाने के लिए पाकिस्तान भारत के टारगेट पर है, तो वहीं अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार से पाकिस्तान की सीधी ठन चुकी है और अदावत के इस मोर्चे पर खुली चुनौतियां दी जा रही हैं। नाराज अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया है। इस कार्रवाई को पाकिस्तान में अफगानिस्तान के राजदूत की बेटी के अपहरण कांड से जोड़ा जा रहा है, लेकिन इसके पीछे बड़ा कारण है पाकिस्तान का तालिबान के साथ खड़ा होना।
जिससे ना तो पाकिस्तान इनकार कर रहा है और ना ही खुलकर स्वीकार कर रहा है, लेकिन जमीन पर तालिबान के गॉडफादर की भूमिका जरूर निभा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रोज नए प्रमाण आ रहे हैं, नए आंकड़े आ रहे हैं और ये साबित हो रहा है कि दुनिया में तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। खास बात है कि ज्यादा आत्मविश्वास की वजह से कुछ देशों ने जानबूझकर कोरोना को न्योता दिया है। इटली के लोगों ने कोरोना फ्री अपने आप को मानकर यूरो कप जीतने का जश्न मनाया। उसका अंजाम नजर आने लगा है। ब्रिटेन में तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन तमाम पाबंदियां हटा दी गई हैं। हिंदुस्तान के लोग भी मान रहे हैं कि कोरोना का खतरा जा चुका है, इसलिए ईद की खरीदारी जमकर हो रही है। याद है वो जश्न, यूरो कप जीतने के बाद की वो पार्टियां, इटली की सड़कों पर कैसे नाच रहे थे लोग। भीड़ उमड़ी थी, न मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह, ऊपर से कोरोना मुक्त हो जाने की गलतफहमी। रोम, मिलान, फ्लोरेंस, हर जगह पार्टी का आयोजन हुआ था। देश के दूसरे कई मुल्कों को तब रस्क हो रहा था कि काश उनके देश में भी ऐसी आजादी लौट आती, वायरस वाली पाबंदियां खत्म हो जाती। लेकिन वही जश्न अब कोरोना विस्फोट की चिंगारी लग रही है। 1 जुलाई को इटली में 879 नए केस आए थे। रविवार को कोरोना के 3127 नए मामले आए। 6 दिनों से कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। जून का आखिरी हफ्ता था। इटली यूरोप का पहला ऐसा देश बन गया था जिसने मास्क पहनने की बाध्यता खत्म कर दी। तो यहां के लोगों ने कोरोना फ्री होने के साथ साथ यूरो कप जीतने का जश्न भी मनाया। लेकिन अब लग रहा है कि कोरोना जाते जाते इटली से नहीं जा पाया। वजह इसी जश्न और लापरवाही को माना जा रहा है। इटली के स्वास्थ्य प्रमुख भी मान रहे हैं कि जो लोग संक्रमित हो रहे हैं उनकी औसत उम्र 28 साल के करीब है और समाज का यही वर्ग जश्न में शामिल हुआ था। इटली में 12 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया गया है। आंकड़ों के मुताबिक इटली में 50% से अधिक लोग टीका लगवा चुके हैं। 1500 कोरोना मरीज अभी अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करवा रहे हैं। इटली भी अब इस बात को मान चुका है कि कोरोना वायरस से फ्री होना सिर्फ एक गलतफहमी थी और अब कड़ी पाबंदियां लागू की जा सकती है। जश्न तो दूर की बात है, पब, रेस्टोरेंट और जिम भी बंद करने पड़ सकते हैं। इटली में डेल्टा वेरिएंट से सबसे ज्यादा खतरा 12 साल से कम के बच्चों को है। इसके अलावा वो लोग भी हैं जिन्हें अब तक टीका नहीं लगाया गया है। अब ऐसी ही गलती ब्रिटेन करने जा रहा है। ब्रिटेन की नाइट लाइफ पहले जैसी हो गई है। ब्रिटेन के नाइट क्लब में जोश उफान मार रहा है। लॉकडाउन की पाबंदियां खत्म होते ही लोग जी भरकर जश्न मना रहे हैं, नाच रहे हैं। रविवार की रात नाइट क्लब और बार के बाहर लंबी लाइनें लगी थी। ब्रिटेन में मास्क पहनने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। कहीं भी गेस्ट की कोई लिमिट नहीं है। नाइट क्लब के मालिक अपना घाटा पूरा करना चाहते हैं और लोग जमकर एंजॉय करना चाहते हैं। ब्रिटेन के इस आत्मविश्वास की वजह है वैक्सीनेशन। ब्रिटेन में सभी एडल्ट्स को टीका लगाने का मिशन पूरा किया जा चुका है। ब्रिटेन के लोग जश्न में डूबे हैं, लेकिन दुनिया में कहीं भी इसकी तारीफ नहीं हो रही। वजह है ब्रिटेन के आंकड़े, ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट की मौजूदगी। शुक्रवार को ब्रिटेन में कोरोना के 51,870 नए केस सामने आए। जनवरी के बाद पहली बार 50,000 केस का आंकड़ा पार हुआ है। एक्सपर्ट्स लॉकडाउन की पाबंदियां हटाने का विरोध कर रहे हैं। कोरोना मरीजों की तादाद हर 2 हफ्ते बाद दोगुनी हो रही है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद शनिवार को कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक की थी। दोनों वैक्सीनेशन करवा चुके हैं, लेकिन डेल्टा संक्रमण बढ़ने और तीसरी लहर शुरू होने के बावजूद ब्रिटेन में नाइट क्लब की पार्टियों वाली छूट निश्चित तौर पर कोरोना विस्फोट की वजह बनेगी। WHO चेतावनी दे रहा है कि दुनिया को तीसरी लहर के लिए सावधान हो जाना चाहिए, लेकिन लापरवाही खत्म नहीं हो रही। इंडोनेशिया में कोरोना से 1338 लोगों की मौत हो गई। 34,257 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 1 जुलाई से 17 जुलाई तक 114 डॉक्टर्स की भी मौत हुई है। भारत में लोगों को लॉकडाउन से छूट मिली हुई है और अब ईद की वजह से बाजारों में लगातार भीड़ में इजाफा देखने को मिल रहा है। बकरे के बाजार सज चुके हैं और यह माना जा रहा है कि अगर इसी तरीके से भीड़ बढ़ती चली गई तो इसके काफी ज्यादा गंभीर परिणाम उठाने पड़ सकते हैं। ईद के लिए लोग खरीदारी कर रहे हैं। सबसे अहम बकरे की खरीदारी है। शहर शहर बकरों का बाजार लग गया। इन बाजारों में बकरों के साथ ही उसके मालिक हैं और ग्राहकों की लंबी कतार। भीड़ की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो रही है।
कारोबारी हालांकि कह रहे हैं कि इस बार पहले की तरह डिमांड नहीं, लेकिन ये सिर्फ दिल्ली और बड़े शहरों की बात है। छोटे छोटे शहरों में बकरीद को लेकर स्पेशल बाजार लगे हैं, जहां जगह कम और लोग ज्यादा हैं। कोरोना से बचने के लिए सिर्फ सावधानी ही जरूरी है। ऐसे में देश कोई भी हो, भीड़ का जुटना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, खास तौर से तीसरी लहर के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, GV9 भारतवर्ष। साउथ चाइना सी में चीन को अमेरिका समेत आधा दर्जन देशों ने घेर रखा है, तो वहीं हिंद महासागर में हिंदुस्तान ने ड्रैगन के खिलाफ मोर्चा संभाला हुआ है। इस सारी तैयारी का सिर्फ एक मकसद है, दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक ड्रैगन के दबदबे और उसकी घुसपैठ को खत्म किया जा सके, जंगी सनक में फड़फड़ा रहे जिनपिंग के होश फाख्ता किए जा सके। लेकिन इसी बीच ग्लोबल विलन के खिलाफ एक और मुल्क ने ब्लू वॉर जोन में अपने विनाशक को उतारा है, जिसके बाद बीजिंग तक में हड़कंप मच गया है। आखिर कौन है वो मुल्क जिसके समुद्री योद्धा साउथ चाइना सी की तरफ कूच कर रहे हैं? क्या जल्द ब्लू बैटल ग्राउंड में ड्रैगन के विरुद्ध बारूदी बखेड़ा होगा? आप खुद देखिए। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना का गुमान पालने वाले, सबसे विस्फोटक हथियारों की धौंस जमाने वाले, खौफनाक साजिश के दम पर दूसरे मुल्कों की जमीन हड़पने वाले ड्रैगन का फुल एंड फाइनल होना तय हो गया है, क्योंकि सुपर पावर अमेरिका तो पहले से ही चीन के खिलाफ साउथ चाइना सी में अपने विनाशकों के साथ डटा था। मगर अब ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने अपने विध्वंसक योद्धाओं की फौज को दक्षिण चीन सागर की तरफ रवाना कर दिया। यकीन ना हो तो समंदर को चीर कर आगे बढ़ते इन योद्धाओं को देखिए। हिंद महासागर में ब्रिटेन की रॉयल नेवी का जत्था पहुंच चुका है। चंद दिनों बाद यह ब्रिटिश नौसेना का काफिला साउथ चाइना सी में दस्तक देगा। मगर क्यों? तो इसके पीछे वजह है दुनिया के सामने ग्लोबल विलेन को घुटनों पर लाना, जिनपिंग की लाल ब्रिगेड को सरेंडर पर मजबूर करना। अब तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक ब्रिटेन की रॉयल नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ अपने स्ट्राइकर ग्रुप के साथ हिंद महासागर में दाखिल हुआ है। ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ डेस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, सबमरीन्स और माइन स्वीपर जहाजों का पूरा बेड़ा मौजूद है। ऐसा पहली बार हुआ है जब ब्रिटेन ने हिंद महासागर में अपने सबसे बड़े युद्धपोत को भेजा है। रॉयल नेवी की तरफ से यह भी बताया गया है कि HMS क्वीन एलिजाबेथ कैरियर अगले कुछ दिनों तक हिंद महासागर में रहेगा। इस दौरान ब्रिटेन की नेवी के समुद्री योद्धा इंडियन नेवी के साथ युद्धाभ्यास करेंगे। इसके बाद ब्रिटिश नेवी के लड़ाके साउथ चाइना सी की तरफ रवाना होंगे। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्लू वॉर जोन में ब्रिटेन की ये तैयारी कहीं न कहीं इस बात के संकेत दे रही है कि अमेरिका और हिंदुस्तान की तरह ब्रिटेन भी ड्रैगन को घेरने के लिए घातक चक्रव्यूह रच रहा है। यकीन मानिए, ब्रिटिश रॉयल नेवी के इस दांव से साउथ चाइना सी में ड्रैगन की जमीन जरूर खिसकने वाली है, क्योंकि ब्रिटेन ने हिंद महासागर में जिस एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजा है उस पर अमेरिका का सुपर फाइटर F-35 भी तैनात है। इसके अलावा HMS क्वीन एलिजाबेथ पर चिनूक और अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर भी मोर्चा संभाले हुए हैं। जानकारी के मुताबिक HMS क्वीन एलिजाबेथ के स्ट्राइकर ग्रुप पर F-35B लाइटनिंग स्टील्थ फाइटर जेट के 2 स्क्वाड्रन मौजूद हैं। HMS क्वीन एलिजाबेथ पर F-35B की कुल तादाद 36 की है। F-35B अमेरिकी वायुसेना का घातक फाइटर जेट माना जाता है। HMS क्वीन एलिजाबेथ पर 14 अपाचे हेलीकॉप्टर्स भी हैं। इसके अलावा हैवी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर चिनूक का बेड़ा भी तैनात है। समंदर के भीतर छिपकर हमला करने वाली पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए भी ब्रिटिश रॉयल नेवी ने HMS क्वीन एलिजाबेथ पर खोजी चॉपर्स को भी लगाया है, ताकि किसी भी बारूदी साजिश का पता चल सके। एक तरफ ब्रिटेन ड्रैगन कंट्री को घेरने में लगा है, तो वहीं सुपर पावर अमेरिका भी चीन के खिलाफ विस्फोटक तैयारी कर रहा है। कुछ वक्त पहले यह खबर सामने आई थी कि अमेरिका ने अपनी फौज और हथियारों को ऑस्ट्रेलिया में भेजा, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई हैं उसे देखकर ड्रैगन के होश उड़ गए हैं।
ऑस्ट्रेलिया में मौजूद अमेरिकी डिफेंस ने पहली बार पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम टेस्ट किया। मतलब साफ है, ड्रैगन पर चौतरफा प्रहार करने के लिए एक साथ कई सारे फ्रंट पर तैयारी कर ली गई है। समंदर में चीन को 10 दिशाओं से घेर लिया गया है। इंतजार है तो सिर्फ एक चिंगारी का। और जैसे ही चिंगारी सुलगी, ब्लू बैटलग्राउंड में भूचाल आएगा। ड्रैगन की सारी अकड़, सारा गुरूर चकनाचूर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चीन दुनिया में एक नई लंका बना रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल इस खबर के दावे बहुत अजीब हैं। कहा जा रहा है कि चीन एक नई लंका बनवा रहा है। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भला लंका बनाकर चीन क्या करेगा? क्या चीन सोने से बना कोई नगर बसा रहा है या फिर लंका जैसी खतरनाक राक्षसी फौज तैयार कर रहा है? श्रीलंका में चीन के बढ़ते दखल को लेकर भी वायरल खबर पर रिएक्शन दिए जा रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है यह हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। चीन की लंका कैसी है? क्या वो रावण के लंका की तरह सोने से बनी है? क्या वो समुद्र के बीच एक सुरक्षित मिलिट्री बेस है, या फिर एक ऐसी जगह जहां से हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी साजिश को अंजाम दिया जाए? चीन का लंका वाला क्या कनेक्शन है, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा। आखिर ऐसी खबर क्यों वायरल हुई जिसमें दावा किया गया कि चीन दुनिया में एक नई लंका बना रहा है? इन सवालों के जवाब तलाशने के दौरान हमें एक रिपोर्ट मिली। उस रिपोर्ट में जो खबर है वो वायरल दावे से बिल्कुल अलग है, लेकिन इतना जरूर है कि उस रिपोर्ट में भी लंका का जिक्र है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन दुनिया भर के देशों में जमीन खरीद रहा है। विदेश में चीन का भूमि अधिग्रहण तेज हो गया। विदेश में चीन जमीन को लीज पर भी ले रहा है। चीन के जमीन अधिग्रहण से जुड़ी इसी खबर में लंका का जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने जितनी जमीन विदेश में ली है वो श्रीलंका के मैदानी हिस्से के बराबर है। चीन भले ही नई लंका नहीं बना रहा, लेकिन इरादे बेहद खतरनाक हैं। चीन दूसरे देशों में जमीन के जरिए दखल बढ़ा रहा है। जापान में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन छोटे देशों में जमीन लेकर उनके प्राकृतिक संसाधनों के स्रोत पर कब्जा कर सकता है। अब भारत के पड़ोसी म्यांमार की हालत ही देखिए। यहाँ केले की खेती पर चीन का कब्जा हो सकता है। काचिन इलाके में केले की बड़ी पैमाने पर खेती की जाती है। चीन की कंपनियां म्यांमार में बरसों से केले की खेती कर रही हैं। म्यांमार का केले का बहुत बड़ा हिस्सा चीन में भेज दिया जाता है। चीन की वजह से वियतनाम में जहां रबड़ की खेती होती है वहां अब सुअर का फार्म चल रहा है। चीन की कंपनी ने वियतनाम को दिखा दिया कि सुअर पालना ज्यादा फायदेमंद है। अब रबड़ की खेती बेहद कम होती जा रही है। चीन किसी देश की तरक्की की परवाह नहीं करता। चीन की कंपनी का लक्ष्य सिर्फ अपने देश की जरूरतों को पूरा करना है। यही वजह है कि चीन अब विदेशी जमीन पर तेजी से काम कर रहा है। चीन की कंपनियां दूसरे देशों के खनिज को भी हड़प रही हैं। तेजी से चीन खान खरीद रहा है। कुछ दिनों के लिए छोटे देशों को मुनाफा जरूर नजर आता है, लेकिन बाद में उन्हें समझ आता है कि उनकी प्राकृतिक और खनिज संपदा पर ड्रैगन का शिकंजा है, जिसे हटाना बहुत मुश्किल है। पड़ताल में यह साफ हो गया कि चीन किसी तरह की लंका नहीं बना रहा, बल्कि श्रीलंका जैसे देश के क्षेत्रफल के बराबर विदेशों में जमीन हासिल कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोरोना महामारी इंसानों के लिए बड़ी मुसीबत है, जिसके कम होने के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन इस मुसीबत के बीच एक नई मुश्किल भी आ गई है। ये मुसीबत वायरस से ही जुड़ी एक ऐसी बीमारी है जिसकी चपेट में परिंदे आ चुके हैं। लेकिन अब ये वायरस इंसानों के शरीर में आने को भी बेसब्र हुआ जा रहा है। सिर्फ गनीमत इतनी है कि अभी इस नई बीमारी का विस्तार सिर्फ पश्चिमी अफ्रीका में है, और इस पर काबू नहीं पाया गया तो जल्द ही ये वायरस दुनिया भर में फैल सकता है। कौन सा है वो वायरस, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में इंसान कोरोना के कहर से जूझ रहे हैं। चीन से आए हाहाकारी वायरस से कई देश बुरी तरह प्रभावित हैं। लेकिन कोरोना वायरस से आए महामारी के इस तूफान के बीच दूसरी बीमारियों का खतरा कभी कम नहीं हुआ। न सिर्फ इंसान बल्कि पशु पक्षियों पर भी बीमारियों का कहर बरप रहा है। ठीक ऐसे ही कहर से इस वक्त रह रहा है पश्चिमी अफ्रीका का एक देश, घाना। दावे के तहत दुनिया के कई देश एवियन फ्लू के खतरे का सामना कर रहे हैं और घाना इसमें अव्वल है, जहां अब तक 10,000 से भी ज्यादा पोल्ट्री पक्षियों की मौत हो चुकी है। और घाना के वेट ट्रीटमेंट डायरेक्टरेट ने इस दावे की पुष्टि भी की है। डायरेक्टरेट के मुताबिक अब तक 5,000 से ज्यादा परिंदों की जान गई है।
जबकि इस फ्लू के प्रकोप को देखते हुए 4,500 पक्षियों को मारा गया है। घाना में एवियन फ्लू का कहर मध्य क्षेत्र में ज्यादा है। ग्रेटर अकरा वोल्टा के फार्म से भी फ्लू की खबर है। फ्लू की खबर से पशु चिकित्सा विभाग अलर्ट पर है। कई फार्म के परिंदों को मारने का आदेश दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि परिंदों की इस बीमारी एवियन फ्लू का संक्रमण इंसानों में ना फैले, क्योंकि अब जिस तादाद में परिंदों की मौत का आंकड़ा आया है उसके मुताबिक एवियन फ्लू का खतरा इंसानों पर मंडराने लगा है। एवियन फ्लू की प्रकृति जूनोटिक यानी संक्रामक है। यही प्रकृति फ्लू से इंसान को प्रभावित कर सकती है। ज्यादा खतरा परिंदों के संपर्क में आने वालों को है। हालांकि अब तक एवियन फ्लू से किसी भी इंसान में संक्रमण का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन इसकी रोकथाम ज्यादा जरूरी हो गई है। इसलिए घाना सरकार ने प्रशासन को परिंदों को मौत के घाट उतारने के आदेश जारी किए हैं और इस वक्त परिंदों को मार कर दफनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अंतरिक्ष में लाल मिर्च की खेती होने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि जहां पानी नहीं है वहां कोई फसल कैसे तैयार होगी। सवाल यह भी है कि अगर खेती हुई भी तो क्या जैसा स्वाद धरती की सब्जियों में होता है वैसा ही स्वाद अंतरिक्ष में बगैर हवा के मुमकिन है। असल में ये एक प्रयोग हो रहा है ताकि अंतरिक्ष के माहौल को समझा जा सके और धरती पर मौजूद प्राकृतिक चीजों पर उसके असर को भी देखा जा सके। खेतों में लाल मिर्च के पौधे देखना आम बात है, लेकिन क्या मंगल ग्रह या चंद्रमा पर भी उगाया जा सकता है? अंतरिक्ष में ना हवा है ना पानी, फिर भी क्या विज्ञान की मदद से खेती की जा सकती है? तमाम सवाल हैं, लेकिन खोज ये हो रही है कि क्या किसी अंतरिक्ष यान या स्पेस स्टेशन में छोटी छोटी खेती से एस्ट्रोनॉट्स को फ्रेश फूड मिल सकता है। नया एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुका है। चुना गया है विटामिन सी से भरपूर लाल मिर्च को। आंख बंद करके भी आपको लाल मिर्च खिलाया जाए तो आपको स्वाद फौरन पहचान में आ जाएगा। कुछ थोड़ी फीकी होती है और कुछ थोड़ी ज्यादा तेज, लेकिन स्वाद बेहद तीखा ही होता है। यही वजह है कि एक्सपेरिमेंट के लिए लाल मिर्च को चुना गया। अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लाल मिर्च उगाया जाएगा। देखा जाएगा कि अंतरिक्ष में उगने वाली चीजों के स्वाद में कोई फर्क आता है या नहीं। सबसे बड़ा सवाल है कि खेती मुमकिन है कि नहीं। क्या सीड्स के पौधे निकलेंगे, और अगर निकलेंगे तो क्या वैसे ही होंगे जैसे धरती पर होते हैं? इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया है PH-04। स्पेस स्टेशन में चिली पेपर बीज 4 महीने तक उगाए जाएंगे। इसके बाद एस्ट्रोनॉट इन्हें काटेंगे। इनके पकने के बाद इन्हें वो खाकर भी देखेंगे। चिली पेपर को बिना पकाए खाया जा सकता है, इसीलिए भी ये प्रयोग के लिए ज्यादा सही लगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रंगीन सब्जियों को उगाने से एस्ट्रोनॉट्स के मानसिक स्वास्थ्य पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो स्पेस स्टेशन में खेती को लेकर और भी प्रयोग किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। संसद में मॉनसून सत्र का आज पहला दिन था। सत्र की शुरुआत हंगामेदार हुई। प्रधानमंत्री मोदी जब सदन में मंत्रियों का परिचय करवा रहे थे, उसी वक्त विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। किसान, महंगाई से लेकर कोरोना और फोन टैपिंग कांड पर नारेबाजी की। बाद में फोन टैपिंग मामले पर सरकार ने सदन में सफाई भी दी। इस सब के बीच सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री का छाता भी सुर्खियों में रहा। तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें। अब ये वैक्सीन जो है बाहु पर लगती है, और जब वैक्सीन बाहु पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही छाता लेकर खड़े हुए संसद के बाहर, यह तस्वीर सुर्खियों में आ गई। खुद अपना छाता लेकर खड़े प्रधानमंत्री मोदी की सादगी पर फिदा हुए सोशल मीडिया के पुरातत्ववेत्ताओं ने राहुल गांधी की एक ऐसी पुरानी तस्वीर निकाल ली जिसमें कांग्रेस नेता के साथ छाता लेकर कोई और खड़ा है। सोशल मीडिया पर छाता विमर्श के बीच प्रधानमंत्री मोदी संसद के अंदर पहुंचे। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों का परिचय करवाना शुरू किया, वैसे ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना और किसान को हथियार बनाकर विपक्षी नेताओं ने प्रहार करना शुरू कर दिया। रस्म अदायगी अधूरी रह गई, लेकिन सियासत का रुख अपने हिसाब से मोड़ने में माहिर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर पलटवार कर दिया। देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद राजनाथ सिंह ने मोर्चा संभाला। उन्होंने परंपराओं को आधार बनाकर विपक्ष पर प्रहार किया,
तो विपक्ष ने भी संसदीय इतिहास के पन्ने पलटे। 2013 का वो क्षण याद दिलाया जब बीजेपी ने कुछ यूं मंत्री परिचय के वक्त हंगामा किया था। लोकसभा में हंगामे के बाद पीएम मोदी राज्यसभा पहुंचे। यहां भी वही हुआ जिसकी आशंका थी। यहां भी प्रधानमंत्री के सामने विरोधियों ने हंगामा शुरू कर दिया। ऊपरी सदन में भी प्रधानमंत्री मोदी का आक्रोश फट पड़ा। वो कौन सी महिला विरोधी मानसिकता है कि जिसके कारण इस सदन में उनका नाम भी सुनने को तैयार नहीं है। दोपहर 3:30 बजे के बाद लोकसभा में फोन टैपिंग पर चर्चा शुरू हुई। पेगासस के फोन टैपिंग मामले पर आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने किसी भी फोन टैपिंग से इनकार किया। Many over-the-top allegations have been made around this story. Honorable Speaker, sir, the press reports have appeared a day before the monsoon session of the Parliament. This cannot be a coincidence, Honorable Speaker, sir. फोन टैपिंग मामले पर इससे पहले सरकार पर हल्ला बोल रही थी अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ऐसी घटनाएं राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा है। या हमारा नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है, किसी का कोई प्राइवेसी नहीं है, सर्विलांस स्टेट चलते हैं। फोन टैपिंग पर शब्दों का वार पलटवार संसद के बाहर भी जारी रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने थी। संसद का हंगामा अब बाहर हो रहा है। संसद के दोनों सदन 20 जुलाई तक के लिए स्थगित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।